हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो क्रॉनिकल का पहला लेक्चर हो चुका है, जो हम लोग देखे थे राज्य समाचार पत्र। दूसरा जो लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, तो राष्ट्रीय। उसके बाद दूसरा आपका नंबर पे रहेगा आपका आर्थिकी। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय। और चौथे नंबर पे आपका रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये सब जो चैप्टर है आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। पहला जो इसमें चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स आता है उसके विषय में चर्चा की जाएगा। पहला इसमें है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन मतलब NAV पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24 से 25 मई 2023 को किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है माध्यम से राज्यों में ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को कागज रहित बनाना है। इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा मतलब कानूनयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग को हम बता देंगे, उसको बस इतना टिक कर लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करिए आप लोग बार बार। इसके बाद दूसरा इसमें शिक्षा मंत्रालय और परख कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये जो परख कार्यशाला है ये शिक्षा मंत्रालय और परख कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 22 मई 2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दूसरा इसमें परख को NCERT को अंतर्गत एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परख का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि ताकि वह राज्यों के बीच गुणवत्ता में एक समानता ला सके। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो पाठ्यक्रम मानकों, ग्रेडिंग सिस्टम और मूल्यांकन पद्धतियों को संरेखित करना है ताकि सभी बोर्डों में प्राप्त प्रमाण पत्रों और ग्रेड की विश्वसनीयता और मान्यता को बढ़ावा दे सके। परख क्या है, तो परख का जो फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब परख को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत संगठन के रूप में स्थापित किया गया। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने का काम करेगा। ढांचा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NEP 2020 द्वारा परिकल्पित रंटत सीखने पर जोर देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद आपका आता है स्वयं सहायता समूह कुदुम्बश्री। ये क्या है कि रजत जयंती समारोह होगा। इसमें क्या है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मई 2023 को केरल की अपनी पहली यात्रा में देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुम्बश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया था। इसमें क्या है कि कुदुम्बश्री की जयंती कार्यक्रम ने अपनी उपलब्धियों का आकलन करने, सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता जांच और सतत विकास लक्ष्यों की योजना बनाने का अवसर प्रदान किया गया था। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने चुआडू नामक एक पुस्तिका भी जारी की थी जिसमें कुदुम्बश्री की विचारों और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद कुदुम्बश्री का जो काम है महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक विकास के इर्द गिर्द घूमता रहता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। ये किया है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24 मई 2023 को
कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान 5.1 बड़े देश का आम जो है नागरिक योजना लॉन्च की गई है। बस इतना, इससे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षत्रिय या क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। सागर परिक्रमा यात्रा 5 ये क्या है? तो सागर परिक्रमा यात्रा 5 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 17 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस सागर परिक्रमा जो है चरण 5 का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में स्थित एक तटीय शहर करंजा में हुआ था। बस इतना इम्पोर्टेंट है, कहाँ इसका शहर का स्थापना हुआ था, तो महाराष्ट्र और रायगढ़ जिले में स्थित है। अब इस सागर परिक्रमा क्या है इसके विषय में थोड़ा देख लीजिए। यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। इस पहल ने गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 19 स्थानों को सफलतापूर्वक कवर किया था। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन 2023। इसमें क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। यही प्राधिकरण दिल्ली और राज्य क्षेत्र में कार्यरत समूह के औद्यानिक अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित सिफारिश करेगा। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र सुशासन नियम या नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ किया, पारदर्शी बनाने के लिए 19 मई 2023 को ये मंजूरी मिल गई है। उसके बाद आपका ये राज्य सरकार ने ऐसे 161 विभागों को चिन्हित किया है जिनके कार्य निष्पादन के आधार पर सुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता क्या है? तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता की घोषणा की है। बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने 22 मई 2023 को कहा कि वह हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता देगा। इसमें 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदम्बरम बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जाएगा। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन हब। ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, बीओ, चिदम्बरम, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए 2-2 टग खरीदे जाएंगे। इसके बाद ग्रीन शिपिंग क्या है? तो ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है। ग्रीन शिपिंग उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन, उपकरण प्रबंधन को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसके बाद एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। ये क्या? तो ये एक आयोजन विषय मतलब एक सतत भविष्य में प्रवेश करना होता है। इसके बाद आपका आता है अर्जुन राम मेघवाल नए विधि मंत्री बने हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये
करंट हम लोग छोड़ सकते हैं इसको आगे, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन हुआ, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। ये केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 मई 2023 को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। इसके बाद मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ये पूछ सकता है कि मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया था या किसके लिए शुरू किया गया था। तो यह मेरी लाइफ जो है COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नामज है और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? तो इस मिशन को 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सरल कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है। इसके बाद आपका आता है यूजीसी ने उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए 16 मई 2023 को नए पोर्टल उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद संचार सारथी पोर्टल क्या है? एक केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है। इसके बाद आपको पता है ज्ञानवापी स्थित शिवलिंग की कार्बनिक या कार्बन डेटिंग का आदेश। इसमें क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय ने 12 मई 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI को भारत के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित एक शिवलिंग के कार्बन डेटिंग परीक्षण का आदेश दिया है। हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह ने तर्क दिया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग स्थल पर पहले से मौजूद हिंदू मंदिर की उपस्थिति का प्रमाण था। इसके बाद कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग किसी नमूने में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा को मापकर कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समानार्थी है जो ऊपरी वायुमंडल में उत्पन्न होता है जब ब्रह्मांडीय किरणों नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ परस्पर किया जाता है। युवा प्रतिभा क्या है? कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है भाई। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज मतलब बाजरा के योगदान बारे में जागरूकता फैलाएगा। उसका इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्टल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन ISM मतलब पूसा, यह नई दिल्ली में प्रसिद्ध अतिथि प्रबंधन संस्था है। इसके बाद चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना ने विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। किसका? विरासत केंद्र का। ये भारत के रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना IAF हेरिटेज सेंटर उद्घाटन किया। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों तथा विमान उपकरण में देश की प्रगति को दिखाता है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच एक संयुक्त परियोजना है। रेल मंत्रालय द्वारा रेल वार रूम की स्थापना किया है। राष्ट्रीय समलैंगिक जोड़ी तथा लिव इन पार्टनर सिरोगेसी कानूनों में शामिल नहीं किया गया है। ये क्या है?
तो ये केंद्र सरकार ने 9 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी अधिनियम, कौन सा, सरोगेसी अधिनियम प्रावधानों को चुनौती देने वाला याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार के अनुसार लिव इन पार्टनर्स या समलैंगिक जोड़े किसी कानून से बंधे नहीं होते। इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान लिथियम का भंडार मिला। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछने की चांस ज़्यादा है इसका। ठीक है, इसके पहले जम्मू कश्मीर में मिला था, अब राजस्थान में लिथियम भंडार मिला है और राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। खनन के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार के अधिक बड़ा है और यह लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकती है। लिथियम जो है यह एक अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल या चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम के लिए भारत पूरी तरह से महंगी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर करता है। यूजीसी ने एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल सीयू चयन लॉन्च किया है। ये क्या था पोर्टल को यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर मिडाला जगदीश कुमार के द्वारा 2 मई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपका आता है जोंगी घोपा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। इम्पोर्टेंट है, देखिए आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसको। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोंगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रगति की समीक्षा करी। इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। यह भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। पूछेगा किसके तहत, तो भारत माला परियोजना के तहत। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे बंद करने का भी निर्देश दिया है। परीक्षण एजेंसियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। ये भारतीय उद्योग मंत्रालय ने 27 अप्रैल से लेकर 2023 को परीक्षण एजेंसियों के लिए पीएलआई ऑटो योजना के तहत नामक संचालन प्रक्रिया शुरू किया है। इसके बाद कला संस्कृति में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शांति निकेतन शामिल हुआ है। ये क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOR ने की है। नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट क्या है, तो असम में नदी पर धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड SDCL, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके बाद दूसरा जो है आर्थिकी पढ़ेंगे। पहला आर्थिकी में क्या है, चीन विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेट ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार चीन कार निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। इससे पहले यह जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश था। बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं देखना है इसमें, और इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद आपका आ जाता है ऊन में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब HPCL ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के जीतपुर बेहरी में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बस इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
ये क्या है? आरबीआई का 100 पे अभियान क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई हाल ही में 1 जून 2023 को 100 डेज अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ये क्या है? ये अभियान प्राथमिक उद्देश्य इसका बैंकों द्वारा जमा की गई अदावी या लावारिस अनक्लेम्ड जमा के मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करना है। यह अभियान विशेष रूप से प्रत्येक जिले के भीतर और प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लावारिस जमा को लक्षित करता है, जिसका लक्ष्य व्यापक निपटान है। इन जमाओं पर ध्यान केंद्रित करके आरबीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मालिक या दावेदार अपने लंबे समय से अत्यधिक धन प्राप्त करेंगे। फरवरी 2023 तक आरबीआई के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आरबीआई को बिना दावे वाली जमा राशि के रूप में इतना किया गया है। इसके बाद आपका आता है आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किया है। ये बहुत ज़्यादा अपने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्वर्ण भंडार 754.64 मीट्रिक टन हो गया है। ये विदेशी मुद्रा भंडार इसका तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है। इसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य देशों की सरकारी प्रतिभूतियां शामिल की गई है। सेबी ने एलआई प्रणाली की शुरुआत की है। सेबी ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों अप्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों के जारीकर्ताओं के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एलआई प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी क्या है? तो 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले आयरलैंड पहला देश बना है। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए, जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी या कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इसका उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह कानून 22 मई 2026 से प्रभावी होगा, जिससे व्यवसायों को नई आवश्यकताओं और समायोजित करने का समय मिलना चाहिए। रास्ता-अस्तारा रेलवे लिंक निर्माण हेतु रूस और ईरान से समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में ईरान में रास्ता-अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए रूस और ईरान ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह कैस्पियन सागर के पास ईरान के तटीय शहर तक अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा से जोड़ेंगे। इस रेलवे लिंक यात्रा के समय 4 दिन की कमी लाई है। 4 दिन की कमी। इसका उद्देश्य क्या था? रेलवे और समुद्री परिवहन के माध्यम से भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान और अन्य देशों को जोड़ना है। ये आप लोग देखिएगा कैस्पियन सागर कहाँ पर है। ये लोग आप लोग मैप खोलिएगा, उसमें देखिए कैस्पियन सागर कहाँ है, उससे सटे सटे कौन सा देश है। ठीक, तो आप लोग उसको अच्छे देख लीजिएगा। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच ये क्या है? ये भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। ये क्या है? तो इस मंच की शुरुआत जो है नवंबर 2014 से भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान की गई थी। इसका आप लोग कैपिटल बता दीजिए क्या है, और मुद्रा आप लोग कमेंट में इसको शेयर कर सकते हैं। श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
तो हाल ही में श्रीलंका के सभी 25 जिलों के 300 स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है। और छात्रवृत्तियों को योग्यता जो है आधार पर प्रत्येक जिले के शीर्ष 6 छात्रों को हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपए प्रदान करती है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश ने शुरू किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किया है। तो भारत और बांग्लादेश के स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। बांग्लादेश के 10 स्टार्टअप कंपनियां जो है 8 से 12 मई की मध्य भारत के दौरे पर नहीं रहे। विनियमन कार्यक्रम बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप के बीच यात्राओं की सुविधा प्रदान करना है। इसके बाद जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 13 मई 2023 को जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। इसमें बैठक में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के आउटर रिच 4 देशों को आमंत्रित किया गया है। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया में। पूछेगा इंडोनेशिया में कौन सा सम्मेलन हुआ है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन मतलब आसियान का शिखर सम्मेलन जो है 10 से 11 मई 2000 को इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में आयोजित किया है। इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में। इंडोनेशिया का लोग राजधानी बता दीजिएगा कहाँ पर है भाई। न्यू राजधानी इसका बनाया गया है। पिछला जो था जकार्ता था, न्यू आप लोग बताइएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनाने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना है। इसके बाद जो है आसियान मामलों में विकास का उपकेंद्र क्या है? ऊपरी केंद्र। तो इंडोनेशिया ने 1976 और 2003 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के बाद 2011 में आसियान की अध्यक्षता की थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित थी। अब देखिए इसका जो जकार्ता है इसकी जो राजधानी चेंज हुआ। 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो है आपके आसियान के सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा में बैठक हुई है अभी। इसमें गोवा में संघाई सहयोग का गठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को संपन्न हुई है। 2023 में भारत की SCO की अध्यक्षता जो है थीम क्या है? सिक्योर SCO। क्या है इसका थीम? सिक्योर SCO। तो भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क करना है। इसके बाद आपका आता है इसके जो संघाई सहयोग संगठन है SCO के 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी। इसका सदस्य देश कौन कौन से थे? तो भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो इसके सदस्य के देश थे। सीरिया अरब लीग में शामिल हुआ है अभी हाल ही में। सीरिया को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है। सीरिया में कई वर्षों से चल रही गृह युद्ध के दौरान सरकार द्वारा किए गए कदम के परिणाम स्वरूप 2011 में अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बस इतना आप लोग देख लीजिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है।
वर्तमान में अरब लीग में कुल कितने सदस्य हैं? तो 22 टोटल कितने हैं? तो 22 सदस्य हैं। पहला इसमें है यमन, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब और अमीरात और बहरीन। ये जो हैं आपके वर्तमान अरब लीग में कुल 22 सदस्य हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन, ये छठा हिंद महासागर सम्मेलन जो IOC मतलब 12 से 13 मई 2023 के बीच ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। पूछेगा छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये ढाका में हुआ। तो कहाँ पर पड़ता है? बांग्लादेश में। इस सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जो है शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी है। सिलहट में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई 2023 को सिलहट के कंपी निगज उप जिले के अंतर्गत भोपालगंज में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। इस हाट में कुल 26 भारतीय स्टॉल और 24 बांग्लादेश के स्टॉल लगाने की अनुमति मिला है। इसके बाद आपका है दुबई में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन। ये क्या है? तो यूएस सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आरंभ किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक है। ठीक। इसके बाद आपका आता है भारत बनाएगा मालदीव में एकथा हाइपर बंदरगाह। देखिए इंपॉर्टेंट है। वही पूछेगा हाल ही में भारत बनाएगा कहाँ पर एकता हाइपर बंदरगाह? तो मालदीव में। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष मारिया दीदी ने 3 मई 2023 को मामले मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए एकथा बंदरगाह की आधारशिला रखी। एकथा बंदरगाह की आधारशिला उथरू जिला फुलहू या UTF पोर्टल के सिफावरू में रखी गई, जहां भारत के एक नौसैनिक डाक यार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है। भारत ने मालदीव के समुद्र में स्थित सिफावरू बंदरगाह के बीच विकास और उसकी देखभाल करने में भी समझौता किया है। NTPC और बांग्लादेश आर्थिक सामाजिक संबंध क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC समूह ने अपनी स्थापित क्षमता बढ़ाकर 72,304 मेगावाट बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद आपका बांग्लादेश ने नई परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी ली है। इसमें वर्ष 2031 तक बांग्लादेश को उच्च मध्यम आय वर्ग वाला देश बनने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।